दोस्तों कभी कभी खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत सारे राज होते हैं और कुछ यही राज दिव्या पहूजा के चेहरे के पीछे भी था। आज से ठीक 7 साल पहले अपने ही बॉयफ्रेंड को, जो कि कुख्यात गैंगस्टर था, उसके ही एनकाउंटर करने की साजिश में 7 साल की जेल की सजा काटी और जब जेल से बाहर आई तो अपने से 2 गुना बड़े आदमी, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। फिर उसकी अश्लील फोटोग्राफ्स ली और जब उस बिजनेसमैन ने उसे वो फोटोग्राफ्स डिलीट करने को कहा तो उसे डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। उसका लालच बढ़ता गया और वो उसे ब्लैकमेल करने लगी। आखिर में उस शख्स ने उसे मार डाला। ये एक खौफनाक कहानी एक खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसका नाम था दिव्या पहूजा। दिव्या पहूजा पेशे से तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके सपने और महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी थी और शायद यही वजह रही कि उसकी ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं उसकी मौत की वजह बनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और स्वागत करता हूं आपका एक बारी फिर मेरे YouTube चैनल पे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। दिव्या पहूजा गुरुग्राम के बलदेव नगर के इलाके की रहने वाली थी। उसके माता पिता बलदेव नगर में सब्जी और फल बेचा करते थे। दिव्या के पिता हैंडीकैप थे और उनके परिवार में माता पिता के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी थी। घर के हालात शुरू से ही कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन दिव्या पहूजा के सपने बहुत बड़े थे और अब दिव्या पहूजा ने बीकॉम कोर्स में दाखिला लिया। अब ये वही समय था जब उसने मॉडलिंग की भी शुरुआत करी। हालांकि बाद में मॉडलिंग की वजह से उन्होंने बीकॉम कोर्स छोड़ दिया। अब पैसे कमाने की इच्छा दिव्या पहूजा को अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ देती है। अब अंडरवर्ल्ड के साथ दिव्या पहूजा का कनेक्शन 2016 में शुरू हुआ। दिव्या के पिता ने बताया कि जब वो एक होटल में काम करती थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात गैंगस्टर संदीप गगोरी से हुई और उस समय वो केवल 18 साल की थी। दिव्या गुरुग्राम के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड थी। अब संदीप गडोली खतरनाक गैंगस्टर था। उसके ऊपर कई मर्डर के चार्जेस थे, 36 मामले दर्ज थे और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने 1,25,000 रुपए का इनाम रख रखा था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना खूंखार था। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा गैंगस्टर था तो उसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे। अब इसी आकर्षण में दिव्या पहूजा भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। अब दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी दिव्या पहूजा को वो खुशी नहीं मिल पा रही थी जो उसने कभी सोची थी। अब इसी का फायदा बिंदर गुज्जर ने उठाया, जो कि उसका विरोधी गैंगस्टर था। बिंदर ने हनी ट्रैप के जरिए दिव्या पहूजा को अपने साथ मिलाया। हालांकि बिंदर जेल के अंदर था और उसने अपने भाई मनोज की मदद से साजिश रची और संदीप का एनकाउंटर कराने का प्लान बनाया। इसके साथ उसने हरियाणा पुलिस को भी शामिल किया। दिव्या पहूजा, जो कि संदीप की बहुत नजदीकी थी, और जब संदीप मुंबई में गया तो दिव्या पहूजा उसके साथ थी और उसकी पल पल ठिकाने की खबर पुलिस को दे रही थी। और जब संदीप गगोरी मुंबई में होटल में पहुंचा तब दिव्या ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। इसके बाद हरियाणा पुलिस के जवानों ने वहां मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर कर दिया। अब एंट्री हुई मुंबई पुलिस की। उन्होंने इसे एक फर्जी एनकाउंटर बनाया और अब इसकी जांच कराई गई तो जांच में दिव्या पहूजा का नाम सामने आया। दिव्या पहूजा ही वो शख्स थी जिसने बिंदर के साथ मिलकर संदीप गगोली का एनकाउंटर कराया था। दिव्या पहूजा की मां सोनिया पहूजा के ऊपर भी आरोप लगा था कि वो हरियाणा पुलिस के साथ लगातार संपर्क में थी। उन्होंने ही संदीप गडोली के ठिकाने के बारे में बार बार बता रही थी, क्योंकि उसकी बेटी संदीप के साथ थी, इसलिए बार बार खबर दे पाना बहुत मुश्किल था। अब संदीप की मुठभेड़ के बाद दिव्या जांच के घेरे में आ गई। इस पर पुलिस के सूचना देने का भी आरोप लगा। गैंगस्टर के ठिकाने का खुलासा करने के आरोप में दिव्या, उसकी माँ और 5 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दिव्या पहूजा को जेल में भेजा गया। तकरीबन 7 साल की सजा काटने के बाद दिव्या पहूजा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई। अब लोगों को शायद यही लगा कि जेल जाने के बाद दिव्या पहूजा सुधर जाएंगी, पर कहते हैं ना दोस्तों कि जेल जाने के बाद आदमी सुधरता कम और बिगड़ता ज्यादा है, और यही कुछ हुआ दिव्या पहूजा के साथ। हालांकि इस बीच वो अभी भी बिंदर गुज्जर के साथ संपर्क में थी और दिव्या पहूजा वापस से 0 हो चुकी थी। इसलिए अब उसने वही रास्ता चुना जो आज से ठीक 7 साल पहले चुना था। और इसी दौरान बिंदर गुज्जर से संपर्क में गुरुग्राम के एक बड़े बिजनेसमैन अभिजीत, जिसके की कई होटल बताए जाते हैं, उसके साथ संपर्क में आई। दिव्या पहूजा अभी 27 साल की थी जबकि अभिजीत 56 साल का था। अब दिव्या पहूजा अभिजीत की काफी नजदीकी थी और आप ये कह सकते हैं कि दिव्या पहूजा अभिजीत की गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। और आपको पता है जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं तो उनके कुछ निजी मूवमेंट्स होते हैं और इसी को दिव्या पहूजा ने अपने फोन में कैद कर लिया। और अब इसी बात का फायदा दिव्या पहूजा अभिजीत को ब्लैकमेल करके उठा रही थी और दिव्या लगातार अभिजीत से पैसे की मांग कर रही थी। दिव्या का जब भी मन होता वो अभिजीत को फोन करके अपने अकाउंट में पैसे मंगा लिया करती
करती। और मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पढ़ा कि दिव्या पहूजा अभी तक अभिजीत से 6 लाख रुपए ले चुकी हैं। अब अभिजीत भी काफी परेशान हो चुका था और अभिजीत को अब ये डर सताने लगा था, जैसे कि हर ब्लैकमेलर लगातार पैसे की डिमांड बार बार लगातार करता है, शायद मैं भी इसी का शिकार ना बन जाऊं। और अभिजीत के बार बार कहने पर दिव्या ने वो फोटोज डिलीट नहीं करे और वो उससे लगातार पैसे की मांग करने लगी। अब अभिजीत ने एक प्लान बनाया और वो प्लान था दिव्या पहूजा का मर्डर। दिव्या पहूजा 2 जनवरी को होटल सिटी पॉइंट में, जो कि अभिजीत सिंह का ही था, मगर अभिजीत ने उसे अनूप नाम के एक शख्स को लीज पर दे रखा था और अभिजीत वहां अक्सर आया करता था और अभिजीत के लिए 114 नंबर का कमरा हमेशा बुक रहता था। लेकिन उस दिन अभिजीत के साथ एक आदमी और था और वो 114 नंबर उस आदमी के लिए बुक होता है और वो 111 नंबर दिव्या और अपने लिए बुक कराता है। उसके बाद जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, दिव्या पहूजा से उसके फोन में से उसकी अश्लील फोटोग्राफ्स को डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या पहूजा ने ऐसे करने से मना कर दिया। उसके बाद अभिजीत ने उसका फोन हाथ में लिया और उससे पासवर्ड पूछने लगा, लेकिन दिव्या ने अपने फोन का पासवर्ड बताने से मना कर दिया। अब लगातार इसी बात को लेकर दोनों में काफी बहस चल रही थी और इसी से नाराज होकर अभिजीत ने उसके सिर पर गोली मार दी। अब इसके बाद अभिजीत होटल के काउंटर पर पहुंचा, लेकिन इस दौरान अभिजीत काफी नशे में था। उसने शराब या स्मैक कुछ ऐसी चीज ले रखी थी, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और वहां पर ओम प्रकाश और हेमराज नाम के 2 शख्स थे। वो उन्हें कहता है कि कमरे में एक लाश पड़ी है, उसे ठिकाने लगाना है। अब इसकी बात सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अब इतनी बात कहकर अभिजीत वापस अपने कमरे में चला जाता है और वहीं पर वो दोनों अनूप को फोन करते हैं और वो उसे कहते हैं कि सर, अभिजीत सर ने कुछ कांड कर दिया, आप हो सके तो जल्दी से इस होटल में आए। अब अनूप भी भागा भागा होटल में आता है और जब वो उसे सारी बात बताते हैं तो उसके बाद वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस बकायदा होटल के अंदर आती है, चेकिंग करती है, मगर वो 114 नंबर की चेकिंग करती है और 114 नंबर तो पूरी तरीके से साफ होता है। उसके अंदर ना तो कोई लाश होती है और ना किसी तरीके की कोई संदिग्ध घटना होती है। अब पुलिस ऐसा करके नीचे आती है और उन दोनों नौकर और उस अनूप को फटकार लगाती है कि हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो, इस होटल में ना तो कोई लाश है और ना ही ऐसी कोई हरकत करी गई है। और ऐसा करके पुलिस वहां से निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद फिर अभिजीत नीचे आता है और कहता है कि 10 लाख रुपए लो और ये लाश मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखवाओ। इसके बाद अभिजीत अपने 2 और साथियों को फोन करता है, जिनका नाम था बलराज गिल और रवि बंगा। बलराज गिल मोहाली का रहने वाला था और रवि बंगा हिसार के मॉडल टाउन का रहने वाला था। बलराज गिल कई सालों से अभिजीत के साथ उसी की दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन स्थित घर में रह रहा था। बलराज गिल पेशे से वकील था और उसके कॉलेज का दोस्त था। उसके बाद अभिजीत दोनों को 12 लाख रुपए का ऑफर देता है और साथ ही अपनी BMW गाड़ी देने का भी ऑफर करता है। इसके बाद हेमराज और ओम प्रकाश दोनों लाश को लेकर उसकी गाड़ी की डिग्गी में रख के आते हैं और उसके बाद रवि और बलराज वो गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब यहाँ उसकी बहन अभिजीत को फोन करती है क्योंकि उसका फोन सुबह से नॉट रीचेबल आ रहा था और उसकी बहन को पता था कि दिव्या पहूजा लगातार अभिजीत के साथ संपर्क में थी और उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। अब वो अभिजीत को फोन करती है और वो कहती है कि सुबह से मेरी बहन का फोन नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी बात करा सकते हैं। लेकिन अभिजीत बात को टाल मटोल करता है और वहीं से उसकी बहन को शक होता है और वो उसके बाद उस होटल में पहुंचती है और होटल के CCTV फुटेज को चेक कराने के लिए कहती है, मगर वहाँ का स्टाफ उसे CCTV चेक कराने के लिए साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पर जाती है और वहां पर कंप्लेंट कराती है। अब पुलिस उस होटल में पहुंचती है और उसके बाद पुलिस वहां के CCTV फुटेज चेक करती है और पुलिस को एक CCTV फुटेज हाथ लगता है जिसके अंदर होटल का स्टाफ रूम नंबर 111 से एक बोरी ले जाते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि उसके अंदर कोई ना कोई तो भारी सामान था। इसके बाद पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बता देते हैं कि इस बोरी के अंदर डेड बॉडी है और ये डेड बॉडी है दिव्या पहूजा की। जिसके बाद अभिजीत, ओम प्रकाश, हेमराज और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बलराज और रवि अभी भी फरार चल रहे थे। लेकिन अभी तक ना तो लाश का कुछ पता चला था और ना ही उन दोनों का, जो कि अभिजीत की BMW गाड़ी में दिव्या की लाश को लेकर निकले थे। अब जब पुलिस कस्टडी में अभिजीत से पूछताछ हुई तो पूछताछ में उसने बताया कि दिव्या के पास उसके कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स थे जिसके जरिए वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और इसी बात को लेकर उसने उसे गोली मार दी। और जिसके बाद उसने अपने दोनों दोस्तों बलराज और रवि को उसको लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा। अब पुलिस को तलाश थी बलराज और रवि की। अब इसके 2 दिन बाद पटियाला के बस स्टैंड पर एक नीले रंग की BMW कार बरामद होती है और ये वही BMW कार थी जिसपे अभिजीत सिंह और रवि उसकी लाश को लेकर निकले थे। लेकिन वो BMW कार बिल्कुल लावारिस हालत के अंदर थी। अब जब BMW की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से खून के धब्बे पाए गए। दरअसल बलराज और रवि ने 3 जनवरी को लाश को पटियाला के भांगड़ा नहर में फेंक दिया और उसके बाद BMW कार को पटियाला बस स्टैंड पर पार्क कर
दिया। अब इसके बाद पुलिस ने उस कार को बरामद किया और वहीं से बलराज और रवि एक टैक्सी से भवानी से जयपुर और उदयपुर गए। और जब पुलिस उदयपुर पहुंची तो वहां से उन्होंने कानपुर के लिए बस ले ली और कानपुर से ये ट्रेन में बैठकर कलकत्ता निकल गए। अब कलकत्ता पहुंचने के बाद बलराज और रवि ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बलराज ने नेपाल में भागने का सोचा, जिसके लिए वो कलकत्ता एयरपोर्ट गया, मगर 11 जनवरी को बलराज को गिरफ्तार कर लिया। खैर रवि अभी भी फरार था। अब 2 जनवरी से दिव्या की लाश के साथ फरार हुआ बलराज और रवि की तलाश में गुरुग्राम पुलिस की 5 टीमें लगी हुई थी। वहीं एनडीआरएफ की टीम और वहीं के लोकल गोताखोर उस लाश को लगातार उस भाखड़ा डैम में ढूंढ रहे थे। दरअसल भाखड़ा डैम 649 किलोमीटर लंबी और 26 फुट गहरी है, इसलिए इतने बड़े डैम के अंदर लाश का मिल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 11 दिन बाद लाश हरियाणा के फतेहाबाद से मिली। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद से भी भाखड़ा डैम निकलती है और दिव्या की लाश फतेहाबाद के टोहाने में मिली। और 11 दिन पानी में रहने की वजह से लाश बुरी तरीके से फूल चुकी हो और उस लाश को पहचानना भी काफी मुश्किल था। जैसे मानो लाश की हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो कोई प्लास्टिक की तरह हो चुकी हो। अब लाश को पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन उस लाश के दाहिने कंधे पर एक टैटू बना हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने उस टैटू की फोटो उसकी बहन को भेजी, जिसके बाद बहन इस बात को कंफर्म करती है कि ये लाश दिव्या पहूजा की है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में ये साफ हो जाता है कि गोली सिर पर मारी गई थी। दिव्या की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला अभिजीत सिंह, जो कि मुख्य आरोपी है, और उसका साथ देने के लिए ओम प्रकाश और हेमराज, जो कि उसी होटल में काम करते थे जिसने लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखा था। अब परवेश ही वो शख्स था जिसने ये हथियार अभिजीत को प्रोवाइड कराए थे। इसके अलावा एक लड़की मेघा, जो कि 20 साल की बताई जा रही है। मेघा ने बताया कि 2 जनवरी को जब वो होटल पहुंची तो उसने दिव्या की लाश देखी। फिर अभिजीत ने उसे दिव्या को सामान को ठिकाना लगाने के कहा और उसके कहने पर ही उसने सबूतों को मिटाने का प्रयास किया। खैर पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिव्या के करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही न्यूज एंकर बनना चाहती थी। बकायदा वो घर के शीशे के सामने कंघी लेकर एंकरिंग किया करती थी। स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में भी टीचर उससे होस्टिंग करवाते थे, लेकिन उसका वो सपना पूरा ना हो सका। इसके बाद दिव्या मॉडलिंग की दुनिया में चली गई और फिर यहाँ से वो बॉलीवुड तक का सफर तय करना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों इस केस में हमें क्या सीखने को मिला कि कई बार हमारे सपने और हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें इतना अंधा बना देती है कि हमें सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाते और लालच में आकर गलत रास्ते की ओर चल पड़ते हैं, जिसका अंजाम सिर्फ अंधकार और अंधकार है। तो इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।